एरोफ्लॉट नॉर्ड फ्लाइट 821 अपनी डेस्टिनेशन पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। 82 पैसेंजर से भरा हुआ ये प्लेन अब कुछ ही मिनटों में टच डाउन करने वाला है। फ्लाइट 821 अपना ऑल्टीट्यूड घटाकर 2000 फीट पर आइए। फ्लाइट 821 हम 2000 फीट पर आ रहे हैं। इतना सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स को 30 पर सेट करके प्लेन की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, पर ऐसा करने से प्लेन नीचे आने की बजाय उल्टा ऊपर की तरफ जाने लगता है। फ्लाइट 821 क्या आप सच में नीचे आ रहे हैं? क्योंकि मेरा डेटा दिखा रहा है कि आप नीचे आने की जगह क्लाइंब कर रहे हैं। यह सुनकर कॉकपिट में हड़बड़ी मच जाती है और फर्स्ट ऑफिसर जल्दी से प्लेन की पिच को एडजस्ट करके उसे नीचे लाना शुरू कर देते हैं। यस, मैं कंफर्म करता हूं कि अब हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद टावर कंट्रोलर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि फ्लाइट 821 अपने अप्रोच पाथ को छोड़ के आगे निकल चुकी है। इस पर कंट्रोलर उन्हें लूप अराउंड करके लैंडिंग प्रोसीजर रीस्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन इसके इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। वो बार बार अपनी बात दोहराता है। फ्लाइट 821 फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, अपनी फाइनल अप्रोच को रीस्टार्ट कीजिए। लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। असल में टावर कंट्रोलर इस बात से पूरी तरह अनजान है कि फ्लाइट 821 के दोनों पायलट प्लेन पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हैं और ये प्लेन अब बेकाबू होकर तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। कॉकपिट से लेकर पीछे पैसेंजर कैबिन तक पूरे प्लेन में लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाए कि ये सब क्या हो रहा है, फ्लाइट 821 जमीन पर बुरी तरह क्रैश हो जाती है और प्लेन में मौजूद सभी 82 पैसेंजर्स व 6 क्रू मेंबर्स मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। फ्लाइट 821 अपने समय के डेडलीस्ट प्लेन क्रैशेस में से एक था, जिसके होने के पीछे पायलट्स की कोई एक नहीं बल्कि कई बेसिक मिस्टेक्स छिपी थी। और आज हम इस वीडियो में इसी हैरत अंगेज प्लेन क्रैश की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तेरह सितंबर 2008 रूस की राजधानी मॉस्को के शेरीमेटिएवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के 8 बजे यह प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। एरोफ्लॉट एयरलाइंस की इस फ्लाइट 821 को मॉस्को से पर्म तक का सफर तय करना है, जो तकरीबन 2 घंटे की डोमेस्टिक जर्नी होने वाली है। इस फ्लाइट के लिए बोइंग 737-505 विमान का यूज किया जा रहा है, जो एरोफ्लॉट की सब्सिडरी कंपनी एरोफ्लॉट नॉर्ड को बिलोंग करता है। साथ ही इस फ्लाइट को भी एरोफ्लॉट नॉर्ड ही ऑपरेट कर रही है, जो रूस की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। यह प्लेन 16 साल पुराना है और अपने सर्विस टाइम में ये 44,523 फ्रेम आवर्स व 35,104 टेक ऑफ लैंडिंग साइकिल्स कंप्लीट कर चुका है। प्लेन के अंदर 82 पैसेंजर्स व 6 क्रू मेंबर समेत कुल 88 लोग सवार हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। ये तकरीबन 2 घंटे की एक छोटी सी रूटीन फ्लाइट है, जिसमें पायलट्स को पर्म जाकर वापस मॉस्को लौटना भी है। पायलट्स की बात निकली है तो इस फ्लाइट के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यही इस कहानी के सबसे अहम पहलू और किरदार हैं। दरअसल इस फ्लाइट की कमांड एक बहुत ही नए और इनएक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन रिडियोन मिखाइलोविच मटवियाडोव के हाथों में है, जिनके पास सिर्फ 3,689 घंटों का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस है और इसमें भी बोइंग 737 को इन्होंने सिर्फ 1190 घंटे फ्लाई किया हुआ है।
कॉकपिट में इनका साथ देने के लिए 43 साल के फर्स्ट ऑफिसर रस्टम रफाइलोविच अल्बर्डीन मौजूद हैं, जिनके पास 8,713 घंटों का एक्सपीरियंस है। अब वैसे तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नंबर है, पर दिक्कत की बात यह है कि रस्टम ने बोइंग 737 पर सिर्फ 219 घंटे ही बिताए हैं। असल में दोनों पायलट्स ने अपना मैक्सिमम एक्सपीरियंस टुपोलेव Tu-134 और एंटोनोव AN-2 विमान को उड़ाते हुए हासिल किया है। ये दोनों ही रशियन प्लेन्स हैं, जो बोइंग 737 जैसे वेस्टर्न प्लेन से काफी ज्यादा अलग है। और यही चीज आज इन दोनों पायलट्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, खासतौर से प्लेन का ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दरअसल बोइंग 737 प्लेन को जब दाईं या बाईं तरफ झुकाया जाता है, तब उसके ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर में प्लेन का सिंबल तो अपनी जगह स्टिल रहता है, पर हॉरिजन मूव करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेन के दाईं या बाईं तरफ झुकने पर पायलट्स को कॉकपिट विंडो के बाहर का नजारा दिखाई देता है। दूसरी तरफ रशियन प्लेन्स की बात करें तो उसके ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर में हॉरिजन तो अपनी जगह स्टिल रहता है, लेकिन उसकी जगह प्लेन का सिंबल मूव करता है। यानी बोइंग 737 का ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर रूसी विमानों के ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर के बिल्कुल उलट है, और फ्लाइट 821 के पायलट अभी तक इसे अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। उन्हें अभी भी रशियन प्लेन्स के ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर इस्तेमाल करने की आदत है, जो अब बहुत भारी पड़ने वाली है। इन सब चीजों से अनजान सभी 82 पैसेंजर्स रात के 9 बजे से पहले ही प्लेन में सवार हो चुके हैं, और रिफ्यूलिंग करने के बाद अब प्लेन को गेट से पुशबैक किया जा रहा है। अब पायलट्स टैक्सीवे के जरिए प्लेन को रनवे तक ले जा रहे हैं और साथ ही टेक ऑफ क्लियरेंस की मांग कर रहे हैं। प्लेन को रनवे पर सही दिशा में अलाइन करते ही इसे टेक ऑफ का क्लियरेंस भी मिल गया है, और अब पायलट्स उड़ान भरने के लिए प्लेन को रनवे पर दौड़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह रात 9:13 के लोकल टाइम पर अब फ्लाइट 821 अपने लक्ष्य की तरफ उड़ान भर चुकी है। प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी या एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है, और प्लेन बहुत ही आराम से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह फ्लाई करते हुए अब करीब 1.5 घंटा बीत चुका है, और प्लेन अपने गंतव्य पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी करीब है। इसी के चलते पायलट्स अब प्लेन को लैंड कराने की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अब रात के 11:15 बजे हैं, और पायलट पहली बार प्लेन को उसके क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड से नीचे मेंडल ईवो वे पॉइंट पर लेकर आए हैं। मेंडल आइवो वे पॉइंट से होते हुए पायलट्स अब प्लेन को पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 21 की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए ये प्लेन को रनवे 21 के आउटर मार्कर से गुजारते हैं, जो इस रनवे पर लैंड करने की फिक्स्ड इनिशियल अप्रोच है। यहां हम आपको थोड़ा बता दें कि आउटर मार्कर असल में ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो ये दर्शाता है कि यहां से अब प्लेन को रनवे की तरफ अपना फाइनल डिसेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस पॉइंट पर आकर कैप्टन रडियन ATC से कांटेक्ट करके उन्हें रनवे 21 की तरफ अपनी फाइनल अप्रोच स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। कैप्टन रडियन: दिस इज फ्लाइट 821। हम रनवे 21 की तरफ अपनी फाइनल अप्रोच स्टार्ट करके 2000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आ रहे हैं। ATC: ओके, अंडरस्टूड, आप आगे बढ़ सकते हैं। ATC के इंस्ट्रक्शन पर बैक कोर्स लेने के लिए पायलट्स पूरे रनवे को पास करके अब प्लेन को दाईं तरफ घुमा रहे हैं। असल में कई बार रनवे के एक सिरे पर तो ILS मौजूद होता है, लेकिन दूसरे सिरे पर नहीं,
ऐसे में जब किसी प्लेन को ILS अप्रोच के जरिए उस रनवे के दूसरे सिरे से लैंड करना होता है तो उसके लिए वो पहले सिरे पर मौजूद ILS सिस्टम के सिग्नल्स का यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। इसी को बैक कोर्स कहा जाता है। फ्लाइट 821 को भी इसी अप्रोच से लैंड करना है, इसलिए पायलट प्लेन को रनवे के ऊपर से गुजारते हुए दाईं तरफ घुमाकर दूसरे सिरे यानी रनवे 21 की तरफ ला रहे हैं। इसी बीच यहां हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, जिसके बारे में दोनों पायलट एक दूसरे को बताते हैं। यहीं पर ATC कैप्टन से कांटेक्ट करके उनकी पोजीशन के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि प्लेन अभी फाइनल अप्रोच से 6 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ मिनट बाद कैप्टन वापस से ATC को कांटेक्ट करके बताते हैं कि उन्होंने लोकलाइजर को इंसेप्ट कर लिया है और VOR व LOC भी सेट है। इस समय प्लेन की कमांड फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में है, जिन्हें बोइंग 737 को उड़ाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स को 30 पर सेट करके कैप्टन को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में कैप्टन उनकी हेल्प करने के बजाय उन्हें ये बोलते हैं कि प्लेन तुम्हारे हाथ में है, इसे लैंड कराने के लिए तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ पलों के बाद कैप्टन एक बार फिर से ATC को कांटेक्ट करके बताते हैं कि वो चौथे मार्कर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही कैप्टन वेदर कंडीशंस के बारे में पूछते हैं। इस पर ATC का जवाब आता है कि बारिश में विजिबिलिटी 10 किलोमीटर की है। यहीं पर ATC को यह रियलाइज होता है कि फ्लाइट 821 लोकलाइजर से काफी ज्यादा दाईं तरफ फ्लाई कर रही है और इसके लिए वो कैप्टन से प्लेन की दिशा को थोड़ा सा बदलने के लिए कहते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कैप्टन प्लेन को थोड़ा सा दाईं ओर मोड़ देते हैं ताकि इसे लोकलाइजर की सीध में लाया जा सके। इसके बाद कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि लैंडिंग के लिए अभी हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए और साथ ही उन्हें प्लेन की स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहते हैं। यहां पर ATC को एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होती है। उसे स्क्रीन पर दिखाई देता है कि फ्लाइट 821 नीचे आने के बजाय उल्टा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी प्लेन का ऑल्टीट्यूड कम होने की बजाय बढ़ रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए ATC वापस फ्लाइट 821 से कांटेक्ट करता है और कहता है कि ATC फ्लाइट 821, क्या आप सच में नीचे आ रहे हैं? क्योंकि मेरा डेटा दिखा रहा है कि आप नीचे आने की जगह क्लाइंब कर रहे हैं। अभी आपका ऑल्टीट्यूड 2000 फीट होना चाहिए, लेकिन ये 3000 फीट है। ये सुनकर दोनों पायलट हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक यही लग रहा था कि ये ऑल्टीट्यूड को कम करते हुए नीचे जा रहे हैं। ATC की बात सुनकर फर्स्ट ऑफिसर तुरंत प्लेन की पिच को एडजस्ट करते हैं और फिर कैप्टन ATC को जवाब देते हैं। कैप्टन यस, मैं कंफर्म करता हूं कि अब हम नीचे आ रहे हैं। हालांकि अभी भी प्लेन नीचे आने की जगह ऊपर ही जा रहा होता है, जिसका कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। इतना कि प्लेन क्लाइंब करते हुए 4000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। अब इस ऊंचाई से लैंडिंग करने के लिए ग्लाइड स्लोप को पकड़ना इम्पॉसिबल हो चुका है, इसलिए ATC पायलट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो राइट टर्न लेकर गो अराउंड के लिए जाएं और लैंडिंग के लिए दोबारा कोशिश करें। कैप्टन इस मैसेज को बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गो अराउंड के लिए नहीं जाते, बल्कि अपनी लैंडिंग अप्रोच इसी तरह जारी रखते हैं। हम ऑल्टीट्यूड घटाकर 600 फीट की ऊंचाई पर आ रहे हैं। ATC अपनी बात को कई बार दोहराता है। फ्लाइट 821, आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, आप गो अराउंड के लिए जाइए। मैं फिर से दोहराता हूं और स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि आप अपनी फाइनल अप्रोच को रीस्टार्ट कीजिए। आप फ्लाइट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, फिर चाहे आप 4000 फीट की ऊंचाई पर हों, प्लेन में सफर कर रहे हों या फिर अपने घर में चैन की नींद सो रहे हों। अब फ्लाइट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सब कुछ पायलट के हाथों में होता है, लेकिन अपने घर की सिक्योरिटी को आप जरूर मजबूत कर सकते हैं T3D सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से। ये सिक्योरिटी सिस्टम मैंने खुद अपने घर में लगाया हुआ है और इसकी वजह से अब मैं बिना कोई चिंता किए चैन की नींद सो पाता हूँ।
क्योंकि ये सिक्योरिटी सिस्टम 24 घंटे आपके घर की सुरक्षा में तैनात रहता है, इवन जब आप सो रहे होते हैं तब भी। एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंसर्स और इंफ्रारेड रेज की मदद से ये आपके घर में एक ऐसा अटूट कवच बनाता है कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसे इंस्टॉल करना भी बेहद आसान है। सिर्फ 10 मिनट में यह आपके घर का हिस्सा बन जाता है। अगर आप भी अपने घर की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो एक बार D3D सिक्योरिटी सिस्टम को जरूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशल लिंक दिया है जिससे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। इसके बावजूद कैप्टन ATC की बात को कोई तवज्जो नहीं देते और बिना ऑटो पायलट व ऑटो थ्रॉटल के प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करना जारी रखते हैं। नतीजा, प्लेन नीचे आने की बजाय 4200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये लेफ्ट विंग की तरफ 360 डिग्री रोल होता है और कॉकपिट में बैक एंगल का अलार्म बजने लगता है। प्लेन बेकाबू होकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। आखिर हम क्या कर रहे हैं? ATC बार बार प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इधर प्लेन में सिर्फ कॉकपिट ही नहीं बल्कि पीछे पैसेंजर कैबिन में भी हड़कंप मच चुका है। बेकाबू हुए प्लेन के अंदर लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को अब जाकर यह एहसास होता है कि उन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी है, पर अब इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। इससे पहले कि पायलट्स इस सिचुएशन से निकलने के बारे में कुछ सोच सकें, ये प्लेन पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही एक इलाके में क्रैश होकर तेज धमाके के साथ राख के ढेर में बदल जाता है। क्रैश इतना जबरदस्त था कि किसी के बचने का कोई चांस ही नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी 88 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। इस हादसे की खबर दुनिया में फैलती है और तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आता है कि इस क्रैश का प्राइमरी कॉज एयरक्राफ्ट में लगा वेस्टर्न टाइप ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर था, क्योंकि इसकी वजह से दोनों पायलट्स ने अपने स्पेशल ओरिएंटेशन यानी अपनी स्थिति और गति की चेतना को खो दिया था। साथ ही मौसम भी थोड़ा खराब था, जिसके चलते इन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे। इसके अलावा वेस्टर्न टाइप के एयरक्राफ्ट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, इस फ्लाइट से पहले कैप्टन का पर्याप्त रेस्ट ना लेना और पुअर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट भी इस हादसे के पीछे अहम कारण माने गए। इस सब के अलावा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान कैप्टन की बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया, जिससे पता चलता है कि फ्लाइट के दौरान वो नशे में थे और शायद इसीलिए उनका बिहेवियर इतना ज्यादा अजीब था। इस हादसे ने एरोफ्लॉट के लिए आंख खोलने का काम किया, क्योंकि इस प्लेन क्रैश के बाद एयरलाइन ने अपने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कई अहम बदलाव किए। खासतौर से वेस्टर्न टाइप एयरक्राफ्ट उड़ाने और स्पेशियल डिसओरिएंटेशन की स्थिति को मैनेज करने के लिए खास प्रोग्राम्स बनाए गए। इस हादसे को हुए 16 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसका दर्द आज भी ताजा है। बाकी हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।